पीछे जो एयरपोर्ट देख रहे हैं, राजधानी रायपुर का एयरपोर्ट है। स्वामी विवेकानंद इसका नाम है और मैं कहता हूँ कि इसका मालिक मैं हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, थोड़ा-सा रुक जाइएगा। ऐसा कहने वाला एक आम आदमी है, एक आम किसान है। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको आज से लगभग जो है 100 साल पहले जाना पड़ेगा। इसके अलग से हमारे अलग से केस चल रहे हैं जो अभी मतलब 816 एकड़ में कहूँ तो मेरे कैलकुलेशन में तो नहीं, हमने देखी नहीं उतनी ज़मीन। देखी भी होगी तो कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा, लेकिन ये पूरा एरिया आपका होगा। पूरा एयरपोर्ट ही हमारा है, ऑन पेपर बोल रहा हूँ मैं। मतलब ये भी सौभाग्य है आपको कि आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट मेरा है। हाँ, मेरा सौभाग्य नहीं, मेरा है। जी। और आज एक्ट समाप्त होने के बाद यदि अवैध तरीके से चल रहे हैं, माने जाहिर सी बात इसका ओरिजिनल मालिक मैं ही हूँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय एक किसान जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम दिन बिता रहा था। उसको जो है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए यूज किया जा रहा है। जमीन वापस मिल जाती है आपको? बिल्कुल बेशक जमीन वापस मिल जाती। ब्रिटिश गवर्नमेंट यदि होती ना तो आज लोगों को भटकना नहीं पड़ता। वो अपने कानून के अक्षरशः पालन करते थे। ये पीछे जो एयरपोर्ट देख रहे हैं, राजधानी रायपुर का एयरपोर्ट है। स्वामी विवेकानंद इसका नाम है और मैं कहता हूँ कि इसका मालिक मैं हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, थोड़ा-सा रुक जाइएगा। ऐसा कहने वाला एक आम आदमी है, एक आम किसान है, जिसका नाम है अश्विनी बांधे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको आज से लगभग जो है 100 साल पहले जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिश शासनकाल पूरे इंडिया में लागू था और उससे पहले अब बता दें कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय एक किसान जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम दिन बिता रहा था और उसे पता चलता है कि उसकी जो ज़मीन है, उसको जो है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद से ही शुरू होती है इनकी अपनी ही ज़मीन के लिए लड़ाई। और हमारे साथ वो सारी बातें बताने के लिए वो व्यक्ति मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं और इस लड़ाई को आज दूसरी पीढ़ी लड़ रही है। आपको बताएँगे किस प्रकार से एक परिवार जो है पिछले 35-36 सालों से अपनी गाढ़ी कमाई का 15-20 करोड़ रुपए खर्चा कर चुका है और अभी तक इस केस को लड़ रहा है। आपको बताएँगे किस प्रकार से केवल ये एक ही ज़मीन नहीं, पूरे भारतवर्ष में इतनी सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो सरकार के अंडर में हैं। आपको भी बताएँगे किस प्रकार से ज़मीन का वादा किया गया था कि ज़मीन जो है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ली तो जा रही है, लेकिन इसे वापस भी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ज़मीन जो है वापस नहीं की गई है। भैया हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी बांधे का नाम है। भैया, एयरपोर्ट आपका है। एयरपोर्ट की ज़मीन जो है, वो आपकी है। सुनने में थोड़ा-सा हास्यास्पद लगता है, लेकिन जो इंसान 35-36 सालों से जिनके पिताजी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से जानेंगे किस प्रकार से संघर्ष लड़ाई थी। थोड़ा-सा बताएँगे भैया परिचय दीजिए अपना थोड़ा-सा और कैसे हम लोग ये कहानी में पहुँचे बताइए थोड़ा-सा? मेरा नाम अश्वनी बांधे है। जी, मैं पेशे से किसान हूँ जी, और यहीं बड़ौदा गांव का रहने वाला हूँ। जी। कितना पढ़े हैं भैया आप वैसे? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास हैं आप। जी। जी, बताइए थोड़ा ज़मीन के बारे में बताएँगे आप? ज़मीन के बारे में ये है कि हम लोग की ये पुश्तैनी ज़मीन है, जी, ठीक है? जी। और इस ज़मीन के हम पहले भी मालिक थे हुँ, और इसी दौरान सेकंड वर्ल्ड वार जब चालू हुआ, जी, तो इन 42 ज़मीन हाँ, 1930 39 हाँ, से 42 39 से 46 तक तक। चला, हाँ। तो इसी दौरान 1942 में हमारी ये ज़मीन पब्लिक सेफ्टी एंड सप्लाई के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ली गई थी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के तहत, जी, ठीक है? जी। उस एक्ट में ये बातें स्पष्ट थी कि दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ वॉर 6 मंथ देयर आफ्टर। हुँ, इसका मतलब यही होता है कि जिस दिन भी ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उस दिन से 6 महीने के बाद तक ये कानून स्वतः ही पूरे देश में समाप्त हो जाएगा। जी, तो इस देश में जितनी भी भूमि ले गई थी, मेरे कहने का मतलब ऐसे और भी रक्षा भूमि में 26 सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट है। ये अकेला एयरपोर्ट नहीं है, ऐसे कई बंदरगाह हैं, कई छावनियाँ हैं, कई सेंट्रल वो मिनिस्ट्री के जो आम बड़े इंसानों से ली गई थी उस समय, आम सबसे नागरिकों से। सब लोगों से ली गई थी, पूरे देश में ली गई थी, मेरे जी, अकेले जी, से जी, नहीं, ठीक है? जी, चूँकि उस कानून की जानकारी नहीं हो पाई, बहुत लोगों को अवेयर नहीं है इस बारे में जी। और ना ही इनके बारे में ये भी जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के चले जाने के बाद ऐसा भी कोई कानून था। ये पूरे देश के लिए एक प्रकार का नया कानून है। कानून तो है बहुत पुराना, हुँ, 100 साल पुराना है, लेकिन जानकारी में लोगों को नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक है? तो ये जो लड़ाई अपनी चली 1978 से मेरे पिताजी के नाम पे जब रिलीज़ ऑर्डर जारी हुआ, हुँ, हुँ, तब से लड़ाई चल रही है। हुँ, 1990 से लेके आज तक तो मैं ही लड़ रहा हूँ, हुँ, हुँ, है ना? मेरे पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे। हुँ, तो जी, जो जी। जो भी लीगल जो बातें हैं, जी, जी, जो जी। भी कानूनी रिसर्च करना है, जो भी दस्तावेज जुटाना है, मेरे पिताजी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो हुँ, सारा काम तो मुझे ही करना था। तो जब से है
ये पूरे केस को मैं ही संभाल रहा हूँ। कौन से सन से आप देख रहे हो सब केस? मैं 1990 से देख रहा हूँ इस 90 केस को। मतलब आपको जो लगभग 36 साल हो गए होंगे। हाँ, मेरे को 36 साल पिताजी को उससे पहले से। और उसके पहले से। इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। अब मैं मानता हूँ, सब जानते हैं, कोर्ट का जो खर्चा होता है वो इंसान को तोड़ देता है। हाँ, तोड़ देता। देखो ये अलग-अलग बातों पे, अलग-अलग लोगों पे डिपेंड होता है। कि हाँ, कैसे अभी तक आप लोगों को भाई कितना देखो हुआ? हम लोग वैसे ही सक्षम परिवार से हैं, जी, लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग रखते हैं, जी। तो हमारे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कोर्ट। हाँ, ठीक है, ये सारी लड़ाई मैंने अपने दम पे लड़ी। मैंने अपने पिताजी से 1 रुपए नहीं लिया। हुँ, जो भी लड़ाइयाँ हैं वो मैं अपने दम से, आज भी मैं ही अपने दम से खड़ा हूँ। और ऐसे इस देश में हुँ। मेरे नाम पे कम से कम 100 केस है। ये पहला केस नहीं है। अच्छा ये थोड़ी नई बात बता रहे हैं कि 100 केसेज़ ही पहला। हाँ, हाँ, थोड़ा समझाएँगे ये इसको? पहला केस नहीं है, जी। लैंड एक्विजिशन का है। कई भी मेरे कम से कम 20 केस ऐसे हैं जो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो रनिंग पे हैं। हुँ, सिविल कोर्ट में 15-20 केस हैं, रेवेन्यू कोर्ट में 40-50 केस हैं। तो मैं, मेरा काम ही टोटल अब कानूनी लड़ाई लड़ना है मेरी ज़मीनों के संबंध में। ये सारी ज़मीन भूमि से संबंधित है, जितने भी केसेस हैं। हुँ। अभी तो सिर्फ एक मामला है जो लोगों के सामने आया है। अच्छा, भैया ये कितनी मतलब मुझे जहाँ तक समझा मैंने पढ़ा 35 एकड़ ज़मीन की बात हो रही है यहाँ पे। अभी जो केस जो मीडिया के समक्ष आया है वो जी। 35 एकड़ का केस। हालांकि ये पूरी जो जमीन 816 एकड़ में एयरपोर्ट है ना, और पूरे 816 एकड़ के मालिक हम हैं। इसके अलग से हमारे अलग से केस चल रहे हैं जो अभी मतलब मीडिया के 816 एकड़ में कहूँ तो मेरे कैलकुलेशन में तो नहीं, हमने देखी नहीं उतनी ज़मीन। देखी भी होगी तो कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा, लेकिन ये पूरा एरिया आपका होगा? पूरा एयरपोर्ट ही हमारा है। ऑन पेपर बोल रहा हूँ जी। मैं ऑन पेपर बता रहा हूँ आपको। मतलब ये भी सौभाग्य है आपको कि आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट मेरा है। हाँ, मेरा सौभाग्य नहीं, मेरा है। जी। और आज एक्ट समाप्त होने के बाद यदि अवैध तरीके से चल रहे हैं, माने जाहिर सी बात इसका ओरिजिनल मालिक मैं ही हूँ। जी। आप पहली बार ऐसा होगा भारत के इतिहास में कि जब आप एक एयरपोर्ट के मालिक से मिल रहे हैं। ये कोई प्राइवेट एयरपोर्ट नहीं है, ये सरकार का स्टेट का जो है एयरपोर्ट है और आप उस मालिक से मिल रहे हैं जो दावे के साथ कहता है कि ये मेरी ज़मीन है। भैया इतने सालों से कितना खर्चा बढ़ गया होगा भैया आप लोगों का? देखो, अभी तक तो 15-20 करोड़ तो इस केस में लग चुका है। और जी। आप सब जानकार हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। भाई देखो, जितना बड़ा केस, जितना लंबा टाइम, उतने सारे जी, मैं खर्चे। वही पूछ रहा था। सिंपल सी बात हुँ, है ना। आज मैं तो वकील हूँ नहीं, मेरे हर छोटे कामों के लिए एक बाबू से लेके चपरासी से लेके एक ऑफिसर तक लेके एक एक दस्तावेज को जुटाने में, आज गूगल का जमाना है। जी। मैं जब इस केस को शुरू किया था, ना गूगल था, ना आरटीआई था, ना कोई ऐसा कानून था। एक एक दस्तावेज को, उस पुराने दौर के दस्तावेजों को जुगाड़, हुँ, व्यवस्था करना, एक एक की तारीख की जानकारी लेना, हुँ। एक एक पत्र का क्रमांक जानना, आप इस चीज का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, मुझे मैं बताने की जरूरत नहीं है ना। आज लोगों को लगता है कि गूगल, हमने एक दबाया बटन आपको मिल गया, लेकिन ये चीजें उस दौर पे पॉसिबल नहीं थी। अच्छा मैं इससे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया कानून था जब अपना देश आज़ाद हुआ 47 में, तो उसके ऊपर सब सक्रियता से काम करना था, जितने लोगों की ज़मीन जो है कब्जे में, सीधा कब्जा ही बोलूँगा मैं इसको। हाँ, बेजा कब्जाधारी है सरकार। सबको लगा होगा कि ये भैया अंग्रेज लोग हैं, कब्जा कर लिए हैं, अपनी सरकार आगे छोड़ देगी। और जब अपनी सरकार बनी, अपने लोग सत्ता में बैठे, तब आपको भी लगभग जो है कितना समय बोलूँ भाई मैं, आराम से 75, 70, 78 साल, 80 साल से आपको ज़्यादा 80, समय लगभग। हाँ, 80 साल तो हो ही गया इस कानून को बने और खत्म हुए। अब 80 साल से अपनी ज़मीन के लिए भटक रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, जब कानून खत्म हो चुका है, ये कानून देखो, आपको मैं एक नई जानकारी बताता जी, हूँ बिल्कुल। कि कानूनन जानकारी है। जी। जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को नया कानून बनाया, कंटिन्यूएंस ऑफ पावर एक्ट 1947, जी। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आज़ादी मिल गई, हम हुँ, इस चीज़ों को अब कंटिन्यू करते हैं। हुँ, उस समय हमें तो कोई किराया भाड़ा नहीं दिया, बोले कंटिन्यू करते हैं। हुँ। हमने भी कहा कोई दिक्कत नहीं। जी। लोग कम पढ़े लिखे थे, कानून की जानकारी थी नहीं, हुँ, क्या था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नहीं मालूम था। उस जमाने में था, सरकार बोली ये मेरा, हुँ। लोग दे दिए। किस लिए, कैसे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। चूंकि ब्रिटिशर थे तो उनसे तो लोग वैसे भी डरते थे। ब्रिटिशर को क्या था, सीधा जो उनका है हमारा है, हुँ, ये तो था। भाई वहां तो अपना कोई कोई भारतीय ये नहीं कह सकता ब्रिटिशर को कि नहीं, मेरा ये चीज मैं नहीं दे सकता। हुँ, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, हुँ। प्रैक्टिकल जो बातें हैं। जो पूर्वज थे बेचारे लोग, खेती-खारी करते होंगे, वो गोरे-चिट्टे लोग आए इधर, ले लिए, ले ठीक लिए है, वो लोग। फिर चलो अब लिए। हुँ, ब्रिटिशर्स होते तो उसका पालन भी होता। ऐसा नहीं था कि उन लोग किसी अवैध तरीके से लिए, बकायदा कानून बनाए, उस एक एक कानून के तहत लिए, बकायदा उनका पालन किया। मतलब भैया जो है एक बहुत ही सीरियस कंसर्न वाली बात बोल रहे हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर कोई भारतीय नागरिक ये कहता है
जैसे कि आपको पता होगा आज भी बहुत सारे पुल है जिसको ब्रिटिशर जो है वो चिट्ठियां लिख करके बताते हैं कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी जो है अब समाप्त करते हैं, क्योंकि ये पुल जो है अब हमारे द्वारा बनाए गए जो कार्यकाल से खत्म हो चुका है। भैया जब बता रहे हैं तो भैया के जो दर्द होगा वो बता रहे हैं। भैया सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि भैया अगर ब्रिटिशर्स होते तो जमीन वापस मिल जाती है आपको। बिल्कुल बेशक जमीन वापस मिल जाती। ब्रिटिश गवर्नमेंट यदि होती ना तो आज लोगों को भटकना नहीं पड़ता, वो अपने कानून कानून के अक्षरशः पालन करते थे। मुझे तो कहने में बड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है जी कि यदि मेरे जगह कोई और किसान है, वो जनता से सवाल पूछती है और हमारे यहाँ के शासन प्रशासन से पूछती है। कभी कभी तो हमको कोप होता है कि हम लोग को आजादी किस प्रकार से मिली और क्यों मिली। आज हम हमको आजादी मिलने के बाद हमारे अधिकार समाप्त हो रहे हैं, आजादी मिलने के बाद हमारे साथ छल कपट हो रहा है। क्या इसीलिए हमारे लोगों ने या हमारे देश के जितने लोगों ने जो इन सब कामों में अपनी जमीनों को दी, बिना किसी पैसे, बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के, उनको आज न्याय नहीं मिल रहा है। उनको इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये तो सरकार को, हमारे शासन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए इन बातों पे। उनको तो ये सोचना चाहिए भाई इनके नैतिक और मौलिक अधिकार है, इनको दिया जाना चाहिए। इन्होंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की, हमारे ऊपर कोई देश एहसान नहीं किया। आज इतना कुछ, वो तो ब्रिटिशर से अच्छे थे यदि सोचा जाए तो, यदि वो रहते तो हमको हमारी चीज मिलती। आज हमारे देश का अपना संविधान है, अपना कानून, अपने लोग होने के बावजूद यदि हमारे साथ, हमारे मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये उचित है, क्या ये नैतिक है? आप बताइए। अच्छा भैया, इतने सालों लड़ाई लड़ रहे हैं आप, मैं आपका दर्द समझ पा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो है अपनी जमीन को यूज होते हुए देखता होगा रोज, लोग उससे पूछते होंगे कि भारतीय समाज है, बोलते ही होंगे वो तो जमीन जाते और जमीन में घूमा थे। बोलते हैं क्या बोलते एयरपोर्ट हैं के आप? फ्लाइट में बैठ के लोग बोलते बांधे हम आपकी जमीन से, देखो हम जहाज से जा रहे हैं। ये मेरे लिए एक व्यंग्य की बात है। मुझे जी इस मैं बात समझ पे पा रहा मेरे अपने करीबी लोग जो ये जानते हैं कि मैं इन केसों को लड़ रहा हूँ और ऑल ट्रेड इसका मालिक हूँ, तो लोग मुझे इस प्रकार से ताने देते हैं, कह रहे यार मैं तो आपके एयरपोर्ट से जा रहा हूँ। तो उस समय मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। जी। मतलब लोग जो आपके अपने ही लोग जो है आपको इस प्रकार से ताना मारते हैं कि मैं तेरे एयरपोर्ट से जा रहा हूँ, तेरी जमीन से उड़ के जा रहा हूँ बोल के। हाँ ये बोलते हैं, बिल्कुल बेशक बोलते हैं भाई, ऐसा कमेंट करते हैं। हाँ हाँ। तो अपन ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। मेरा ऐसा विरोध नहीं कि मैं शासन या प्रशासन के किसी भी डेवलपमेंट विकास कार्यों का विरोध नहीं करता, जी। लेकिन चूंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और इनका मैं मालिक हूँ, हम्म। ये मेरी संवैधानिक एक लड़ाई बार है। और बोलिएगा, सब सुनना चाहेंगे, एयरपोर्ट का मालिक कौन? भाई आज की तारीख में देखो, जब कानून समाप्त हो गया है, तो कानून समाप्त होने के बाद जितने भी ऑपरेशन इस देश में किसी भी चीज का चले, मैं ये नहीं कहूंगा यही एयरपोर्ट है। जी। तो यदि वो कानून समाप्त हो गया और ये उस दिन से ये जो एयरपोर्ट है ये अनऑथोराइज्ड पोजीशन पे है, अवैध कब्जे पे है, और अवैध कब्जा करने वाला कौन है? एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी। ठीक है, तो जो चीज अवैध है वो कानून पूरे देश में सबके लिए है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे मेरे पड़ोस में नकटी गांव है, उस नकटी गांव में छोटी सी एक चारागान है। उस चारागान में 40-45-50 घर के जो गरीब लोग रहते थे, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उसको सरकार बरसात पे तोड़ दी, ये बता के कि यहाँ पे विधायक कॉलोनी बनना है। तो जब जनता किसी शासकीय जमीन पे कब्जा करे तो वो गलत है, और सरकार उस काम को अवैध करे, अवैध काम को करे इतने बड़े पैमाने इतने बड़े पैमाने पे, तो वैध कैसे? मेरा एक आम आदमी से सवाल है कि यदि चोरी सरकार करे तो वैध है और हम करे तो गलत है। क्या अश्वनी बांधे सरकार के किसी शासकीय भूमि को 10 एकड़ को कब्जा करे तो सरकार उसको सुपुर्द कर देगी, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा? आप मुझे बताइए, इस चैनल में आप भी तो लोगों से इतना सब कुछ जानना चाहते हैं, आप बताइए क्या एक्शन मेरे खिलाफ नहीं हो सकता? हो जाएगा ना। तो जब मैं, मेरे लिए हमारे देश का संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो ये तो सबके साथ होना चाहिए ना, न्याय तो सबको मिलना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये सही है जब वो कानून समाप्त हो चुका है। आपने ऐसा आदेश जारी किया, आदेश जारी करने वाले ना आप थे ना मैं था, वो दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की, ऐसा कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, तो उसका पालन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करवाएगी। वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाना सरकार और हमारे मिनिस्टर और जितने भी लोग हैं शासकीय प्रशासकीय लोग, उनका काम है। वो मेरे और आपकी काम तो नहीं है। आज मेरे जैसा आदमी इतने साल संघर्ष करने के बाद मैं अपनी जमीन के लिए दर दर भटक रहा हूँ, ये सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। कानून उन्होंने बनाया और बनाने के बाद उसका पालन वो खुद नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन वो खुद कर रहे हैं। भैया 36 साल की लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे व्यवहारिक बात इतनी है
कि हमारा जो आदमी होता है ना कोर्ट केस में कभी नहीं हारता, जो पेशियों में हारता है वो, जब आम आदमी पेशियां काट रहा होता है उसमें हारता है वो। 36 साल से लड़ लिए हो आप, और कब तक उम्मीद जागी आपकी? देखो, मैं इस लड़ाई को सिर्फ मिशन के रूप में लड़ रहा था। मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं कि मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ पे आनी चाहिए, पैसा हाथ में आना चाहिए। मैं ये चाहा, जब जब जिस दौर पे इन चीज़ों का रिसर्च किया, तो मुझे जो रिजल्ट मिला, जो मेरी समझ में आया, मैं ये नहीं कहूँगा लोगों की समझ में आया, जो मेरी समझ में आया, जो रिजल्ट मुझे मिला, तो मैंने देखा कि भाई जब देश में इस टाइप के कानून हैं, ऐसे चीज लोगों के साथ हुआ है, तो ये आम पब्लिक को पता चलना चाहिए ना, वो लोगों तक जाए, लोग अवेयर हो, लोग समझे, अपनी लड़ाई खुद सरकार के समक्ष अपना मांग रखें। भाई यदि सरकार जिम्मेदार होती या उनको न्याय देती तो आज मेरे को इतनी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। मैं जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से इस केस को लड़ रहा था, मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई। आज भारत देश के लोग अब ये जानना चालू कर दिए हैं कि चलो इस कानून में ऐसा ऐसा था और इसके तहत हमको भी, हमारी जो प्रभावित लोग हैं आज वो सामने आएंगे। और यदि मुझसे कोई जानकारी लोग चाहेंगे, जानना चाहेंगे या सहयोग चाहेंगे, तो वो मैं करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो दस्तावेज उपलब्ध कराना मैं लोगों को करूंगा, है ना। तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो चुका हूँ, चाहे न्यायालय का फैसला मेरे पक्ष में हो, चाहे न्यायालय का फैसला मेरे खिलाफ हो। मैं जो चाहता था लोगों के बीच में जो जानकारी देना चाहता था, जो उनके साथ हुआ है वो बताना चाहता था, पूरे देश की जानकारी हो चुकी है, तो इतने से मैं संतुष्ट हूँ। वो कहते हैं ना कि हर बार युद्ध जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी संख्या जो है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना युद्ध में, ये महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण है, और वो उसके लिए मैं सफल हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, जिनके लोगों के साथ आज वो बेचारे इतने बड़े बड़े भूमि स्वामी होने के बावजूद आज उनके बच्चे टिफिन डब्बा लेके लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, ये गलत है। सरकार की ये नीति गलत है। जिनकी भूमि गई उनको कभी सम्मान मिला क्या? आज क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, क्या देश के स्वाधीनता संग्राम में क्या चंद नामी लोगों का ही योगदान था क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रत्येक भारतवासी का योगदान था। पक्का? पक्का। हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा, हर एक आम आदमी, हर एक प्रोफेशनल, हर एक कारीगर, हर एक किसान, हर वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया। लेकिन वो चंद लोगों का नाम आज इतिहास में दर्ज है। क्या इन लोगों के नाम पे जितने लोगों के साथ या हुआ है या जिनकी चीजों, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्यों ना इस एयरपोर्ट का नाम बदल के मोहनलाल वांदे नहीं किया जा सकता? अच्छा, ये भी अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था आपसे, अगर आपको ये बोला जाए कि रायपुर एयरपोर्ट जो है आपकी जमीन है, आपको प्रस्ताव दिया जाए कि एयरपोर्ट का नाम जो है पिताजी के नाम पे रख दे, तो संतुष्ट हो जाएंगे आप? बिल्कुल मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं देश के किसी भी विकास का विरोध नहीं करता, किसी चीज के खिलाफत नहीं करता। हाँ, मुझे इस बात का मलाल और इस बात की लड़ाई है कि जब ये कानून है, ऐसा बना और हमारे साथ अत्याचार हुआ और हमको आज तक एक नौकरी, तो क्या हमारे बच्चों को वहां पर घुसने का परमिशन नहीं है? इतना तो आप लोग भी जानते हैं। तो क्या ये होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। भाई आज मैं उस जमीन का मालिक हूँ, मेरे सब कुछ दस्तावेज होने के बाद, दुनिया की सारी जांच आने के बाद ये बता दिया कि हाँ इसके मालिक हैं, इनके साथ ये हुआ, फिर भी मुझे क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? तो मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है? तो फिर तो आज मुझे इस बात की बड़ी मलाल होती कि हम लोगों ने इन चीज को दिया क्यों। हमको तो उस जमाने में लड़ाई होना चाहिए, हम इससे तो ब्रिटिशर्स अच्छे थे। हमको तो ये लगता है ना। भाई मेरी जगह यदि आप रहोगे तो क्या सोचोगे? खुशी हमको दोनों तरफ है। हमको ये भी कभी कभी लगता है कि भैया देश आजाद हुआ, हमारा अपना देश है, हम इस देश में रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे। क्या हमारे साथ ऐसा हुआ क्या? ये तो उल्टा चल रहा है। ये तो उल्टे, उनसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं जो हमारे देश को, शासन प्रशासन को अभी चला रहे हैं। यदि ऐसे होते, यदि हमको ये मानते कि इनका ये योगदान है, तो हमको न्याय मिल चुका होता। मैं बताना चाहूंगा, आपको दिखाऊंगा, इस भूमि को दिखाऊंगा मैं। अभी के समय में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, अगर वन ऑफ द, क्या बोलना चाहिए भैया, सबसे ज्यादा महंगी भूमि जो होगी उसमें टॉप 5 में तो उसका नाम जरूर आता होगा। कारण यही है कि पीछे में एयरपोर्ट है, यहाँ पर मंत्रालय है, आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है एक एरोप्लेन जो है वो भी लैंड हुआ है। बड़ा बचपन में आपको वो लगता होगा नहीं भैया, बचपन दोस्त तो बोलते होंगे कि तोर जमीन में एरोप्लेन उतरा थे, बोलते होंगे। बिल्कुल, हम इस रनवे में साइकिल चलाने से लेके बाइक चलाने तक का इस रनवे में हमने सीखा है। और जिस दौर पे ये रात को, जब नाइट फ्लाइट नहीं होता था, नाइट लैंडिंग नहीं होती थी, तो 12 बजे रात तक, गर्मी के दिनों में हम लोग 2 बजे 3 बजे रात तक उसी रनवे में सोते थे। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसी रनवे में सोते थे। और पूरे रनवे को हम लोग ऐसी पैदल घूमते थे जब ये बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। तो आज हमें बड़ी तकलीफ होती है। हवाई पट्टी टाइप था पहले ये। पूरी नहीं, पूरा पहले ही वैसे था, लेकिन थोड़ा अच्छे लेवल पे नहीं था, लेकिन रनवे तो था, जहाजें आती थी।
तो हम लोग उसी रनवे पे सोते थे। उस जमाने में तुम्हारा प्लेन आता था, बोइंग लैंडिंग होती थी। अभी तो खैर बहुत ही अक्षरधाम हमले के बाद, हाँ, तो अक्षरधाम हमले के बाद इतना सिक्योरिटी जो टाइट हुआ, तो ठीक है, हमें उससे चीज से एतराज नहीं है। हमें एतराज इस बात से है, जब तुमको पता है कोर्ट का तुमको नोटिस मिला है, और नोटिस मिलने के बाद 2012 में मेरा एक केस था इसी न्यायालय में, हाई कोर्ट का जो मेरा पिटीशन नंबर था वो भी बता दूं, 380/2012 हाई कोर्ट का रिट पिटीशन था। उस रिट पिटीशन के बिहाफ पे मैंने कोर्ट के आदेशानुसार अपना अभ्युदय पेश किया था कलेक्टर के समक्ष। उसके दौरान इस माना एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेटर जारी हुआ था कि ये मोहनलाल बांधे का आवेदन इस संबंध में आया है, इस भूमि के संबंध में आप अपना जवाब दें। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस दस्तावेजों में न्यायालय के समक्ष रिटर्न में जवाब दिया कि उपरोक्त भूमि पे एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण हो रहा है, मोहनलाल बांधे के आवेदन को निरस्त किया जाए। तो ये कौन होता है मोहनलाल बांधे के आवेदन को निरस्त किए जाने की बात करने वाला? वो एक्सेप्ट तो कर रहे कि उसी खसरे में हमने एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि भाई तुमने दादागिरी से 2012 में इस नए टर्मिनल भवन को बनाया, ये कोई पुराना निर्माण नहीं है। अच्छा, ये तो अभी नया है बोल, ये नया निर्माण है, ये 42 की बात नहीं है, ये अभी नया निर्माण है जो 2012 में हुआ है। ठीक है, और बाकायदा कोर्ट का इनका नोटिस है, और ये कोर्ट में जवाब दिए। जब तुमको पता है कि इसका रिलीज फॉर्म रिक्वेजिशन हुआ, ये जमीन के मालिक मोहनलाल बांधे या सोनी बांधे हैं, तो ये जानने के बाद कोर्ट में तुम्हारा जवाब जाने के बाद तुमने किस दादागिरी से इस निर्माण को किया? यानी एक प्रकार से सरकार अपनी गलत नीतियों से, गलत ताकत से, अपने प्रभाव, अपने पद के उसमें ये दबाव पूर्वक ये निर्माण किया है। और उसका पेपर मैं मीडिया क्या पूरे देश को दिखा सकता हूँ, ये तो प्रमाणित प्रति मेरे पास। बातें हो रही, सब फोटोज आपको स्क्रीन में दिखते रहेंगे, भैया से व्हाट्सएप पे ले लेंगे हम लोग। तो वो चीजें हैं। तो भाई जब तुम ये कबूल रहे हो और ये जान रहे हो कि ये चीजें डिस्प्यूट है, फिर तुमने किस तरीके से उसका निर्माण किया? तुमको नहीं मालूम था यहाँ पे गलत? अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग बताएंगे? यही प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहते क्या है बताएंगे थोड़ा सा। मेरा चाहने का मतलब है मुझे न्याय मिले, मेरे देश के लोगों को न्याय मिले, जो चीज मेरी है वो मेरे पास है। हमने बहुत देश सेवा कर लिया, देश सेवा करने के बाद हमें सरकार से क्या इनाम मिला? मैं तो सरकार से पूछ रहा हूँ, यदि हमारे साथ न्याय होता तो सरकार अपने ही बनाए कानून का पालन करती, हम लोग को न्याय देती। लेकिन सरकार ये कर रही क्या? उल्टा हमारे ऊपर दबाव बनाती है कि हम इस चीज को छोड़ दें। अब ये नहीं, संभव नहीं है। माननीय न्यायालय जो निराकरण करेगा हम उसको समर्थन करते हैं। और अगर ऐसा कहा गया कि एयरपोर्ट जो है वो आपके किसी पुरखे में या आपके पिताजी के नाम पर रखा जाए तो एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, क्यों नहीं होगा भाई? हमने भी तो देश के उस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के उस बुरे दौर में हम लोगों ने भी तो अपना योगदान दिया है, अब कम थोड़ी ना दिया है। बिल्कुल। तो अभी आपने सुना सोनी बांधे भैया को, जिनकी उम्र लगभग 53 साल है, 53 साल है, और वो हमारी उम्र से लगभग 21-22 साल की उम्र से जो है इस भूमि के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं अपनी ही सरकार से। पिछले 36 सालों से दोस्तों एक व्यक्ति जो है करोड़ों रुपए लगा करके अपनी ही जमीन को अपना बनाने के लिए लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट जो है अभी के टाइम पे वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में यहाँ की आस-पास की जमीनें हैं वो सबसे ज्यादा महंगी जमीनों में से एक है। अब आप बताएं कमेंट बॉक्स पर कि इस रायपुर एयरपोर्ट का जो अभी आप देख रहे हैं, रायपुर एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का आखिर असली मालिक कौन है, सरकार या अश्वनी बांधे? कमेंट बॉक्स पर।